लास्ट क्लास में हमने कमर्शियल सेल्स कर लिए थे और हमने सारे कमर्शियल सेल्स कवर अप किए थे फ्रॉम ड्राई सेल टिल फ्यूल सेल्स। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज कोरोजन। जब हम कोरोजन की बात करते हैं तो कोरोजन का मतलब होता है कि कोई भी मेटल अगर एयर के साथ, कंडीशन होती है मॉइस्ट एयर, अगर उसके साथ मिलकर स्लोली फॉर्म ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स और हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स, तो आप कहते हो रिएक्शन स्लो होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन मीन्स अ मेटल इज गोइंग टू रिएक्ट विद एयर, दैट इज मॉइस्ट एयर, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स, एंड दिस इज अ स्लो स्पीड इज मस्ट। यानी हम इसे कहते हैं स्लो ईटिंग अवे, स्लो ईटिंग अवे of metal in presence of moist air, in presence of moist air is called corrosion. जब भी आप कोरोजन की बात करते हो तो जो मेटल है वो मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है to form metal X positive ion। अब जैसे आयन बनेगा आप कहोगे इसका मतलब इससे जो रिएक्शन हुआ उसका E नॉट क्या होगा, that is going to be positive and it is a spontaneous change। ये एक spontaneous change होगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा that will be converted to some oxide। यानी आप ये कह सकते हो मेटल का क्या बनेगा, केटाइन, और ऑक्सीजन का बन जाएगा ऑक्साइड। माइक ऑफ कर लो बेटे तनवीर, तनवीर अपना माइक ऑफ करेंगे। हाँ जी बेटे, तो ये आपके पास बन गया E नॉट इज पॉजिटिव एंड इट्स गोइंग टू बी अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यानी कोरोजन एक स्पॉन्टेनियस फेनोमेना है, यहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर, तो आप सबने सुना हुआ है इट इज गोइंग टू बी Fe2O3 डॉट XH2O। इस रिएक्शन का जो E नॉट आता है दैट E नॉट इज पॉजिटिव, और आपको पता है ये रस्ट है, दिस इज रस्ट एंड इट इज ब्राउन पाउडर। तो जो जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ कोरोजन। तो आयरन के कोरोजन को आप रस्ट कहते हो। इन द सेम मैनर बेटा जिंक अगर हवा में पड़ा है तो ये बन जाता है जिंक हाइड्रोक्साइड and zinc carbonate। तो luster of zinc surface is lost, उसकी चमक गायब हो जाती है। ऐसे ही कॉपर प्लस एयर we get copper hydroxide, copper carbonate। ये जो कंपाउंड बनता है ये ग्रीन कलर का होता है, तो we get malachite green layer on the surface of copper। तो कॉपर की सरफेस पे एक ग्रीन सी लेयर बन जाती है which is named as malachite green। तो आप कहोगे malachite green formation that is on the surface of copper। सिल्वर जो है वो एयर की प्रेजेंस में हम कहते हैं टार्निश हो जाती है, tarnishing of silver is there,
टार्निशिंग ऑफ सिल्वर मतलब सिल्वर थोड़ी काली काली सी हो जाती है, तो आप कहते हो सिल्वर का टार्निश हो जाना, दैट इज सिल्वर का काला सा हो जाना, दैट इज इंडिकेटिंग कि वहां पे सिल्वर पे क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। अब ये सारे एग्जांपल कोरोजन के हैं। अदर देन दिस इज एल्युमिनियम। एल्युमिनियम अपने सरफेस पे Al2O3 बनाएगा। क्रोमियम, क्रोमियम के सरफेस पे आपके पास Cr2O3 बन जाता है। तो आप ये कह सकते हो एल्युमिनियम, क्रोमियम, आयरन, कॉपर, जिंक, all these are going to be the metals, those are having tendency to react with air and moisture and ultimately leading to the corroded layer formation. अब ये corrosion हर बार harmful होता है ऐसा नहीं कह सकते। Sometimes corrosion is why these metals are going to be costly metals. The reason for that is their E0 value is highly positive. Right? हाँ जी बेटा, यहाँ तक समझ आया? Done? तो ये हमारे पास है कंडीशंस, यानी कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो मेटल के अंदर कोरोजन की स्पीड को बढ़ा देती है। अब नेक्स्ट में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। वो आपसे कहते हैं कि आप इलेक्ट्रोकेमिकली कैसे समझोगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी बिहाइंड corrosion of iron। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बस यही कहती है कि E0 वैल्यू पॉजिटिव है और अब हमें प्रूव करना है कि वाकई E0 वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर E0 वैल्यू सेल रिएक्शन की पॉजिटिव आ गई तो डेफिनेटली कोरोजन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, और आप कहोगे कोरोजन होने लगेगा। देखिए जरा थ्योरी बिहाइंड दैट कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन का एक सरफेस इमेजिन कर लो, दिस इज सरफेस ऑफ आयरन। इसके ऊपर पानी की, यानी आपने सरफेस ऑफ आयरन पे थोड़ा सा स्क्रैच डाल दिया है। अब प्रेजेंस ऑफ स्क्रैच, राइट, और वी कैन से किसी भी तरह की हाइट्स ग्रूव्स, इंक्रीज द रेट ऑफ कोरोजन। वो कहते हैं जितना खुरदरा सा सरफेस होगा उतना वहां पानी के टिकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो रफ सरफेसेस पे कोरोजन फास्ट होता है, रीजन इज उसके ऊपर पानी जो है वो चिपक सकता है, पानी वहां स्टे कर सकता है। तो अब मान लो आयरन के सरफेस पे ये पानी का एक छोटा सा ड्रॉप है। अगर ये पानी का ड्रॉप है तो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है। तो दिस इज वाटर ड्रॉप। और इस पानी के अंदर कुछ गैसेस डिसॉल्व होती हैं और हमें पता है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन तो होता ही है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वी गेट कार्बोनिक एसिड, वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड वी गेट सल्फ्यूरस एसिड। अगर ये दोनों ना भी हो तो भी वाटर जो है वो H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन तो बना ही देता है, और सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो पानी के अंदर कुछ नमक कुछ सॉल्ट्स घुले हुए हो सकते हैं। अल्टीमेटली इन सारी बातों से पता चलता है कि वाटर इज गोइंग टू एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की तरह बात करेगा या एक्ट करेगा।
ये एसिड है, ये भी आपके पास एसिड है, तो pH क्या हो गया? लेस देन 7, यानी एसिडिक pH। तो पानी की pH एसिडिक है जो सरफेस के ऊपर चिपका हुआ है, यानी पानी सरफेस के ऊपर, पानी के सरफेस के ऊपर, यानी इस मेटल के सरफेस के ऊपर पानी है और उस पानी में गैसेस डिसॉल्व है और ये पानी काफी हद तक एसिडिक बिहेव कर रहा है। नंबर 1, यानी आपका ये बन गया इलेक्ट्रोलाइट। अब आप कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइट होने के बाद आयरन, आयरन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये एक्ट करेगा, एक्ट एज एनोड। तो आयरन इज गोइंग टू एक्ट एज एनोड। जब ये एनोड की तरह एक्ट करेगा तो इसका जो ई नॉट है वो हम देख लेते हैं, इट इज -0.44 वोल्ट। अब आ गए हम ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड वी गेट फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हमें एसिडिक पीएच पे बैलेंस करना है तो ये 2H पॉजिटिव आ गया। E naught of this reaction is 1.23 वोल्ट। ये हो गया कैथोड। दिस इज कैथोड हाफ। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि एक ने एनोड एक्ट कर लिया है और दूसरा कैथोड एक्ट कर चुका है, तो आप कहोगे नाउ दीज टू आर बीइंग एडेड, तो ये बन गया आयरन प्लस 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2, we get formation of ferrous plus water। और E नॉट सेल की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, करो जरा सॉल्व। E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, क्या आंसर आएगा? What is the value of E naught cell? करो बेटे। 1.67। तो ये आ रहा है 1.23 माइनस -0.44, it comes out to be 1.67 वोल्ट। अब ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इतना पार्ट, इतनी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन अपने आप हो रही है, ये यहाँ से दिख रहा था। यानी फ्रॉम दिस रिएक्शन वी आर वेरी मच श्योर दैट कि पहला स्टेप तो अपने आप ही हो जाएगा। तो फर्स्ट कोरोजन इलेक्ट्रोकेमिकली, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझा रही है हमें कि ये पानी इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयरन क्या कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीजन उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा और वी गेट फॉर्मेशन ऑफ फेरस एंड वाटर। लेकिन अभी भी रस्ट नहीं बना है, इट्स स्टिल नॉट रस्टेड आउट। अब वो कहते हैं दिस फेरस इज नॉट रस्ट। सेकेंड स्टेप, ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 पे आते हैं। अब फेरस जो है वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। Now ferrous is converted to ferric। अगर फेरस फेरिक में कन्वर्ट होता है तो आपने कहा 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, फिर से हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, we get water and 2H पॉजिटिव आयंस। ये हमारे पास क्या हो गया, एनोड हाफ, और इसका E नॉट अब आपके पास है प्लस 0.76 वोल्ट, और नीचे वाली रिएक्शन का E नॉट तो अभी भी 1.23 वोल्ट है। तो आप बताओ अगर ये कैथोड और एनोड हाफ है तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी, एंड व्हाट विल बी द E नॉट ऑफ द फाइनल सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप का E नॉट क्या होगा, दोनों हाफ रिएक्शंस आपके सामने हैं।
तो आपने कहा अब क्या हुआ कि आपका फेरस जो है वो फेरिक में कन्वर्ट हुआ, तो फेरस इज कन्वर्टेड टू फेरिक and oxygen is again going to gain the electron. अगर ये E0 प्लस 0.76 वोल्ट है and this E0 is 1.23 volt, तो मैंने आपसे पूछा है what is the E0 cell now, क्या चेंज होगा, बोलो। टू फेरस plus half O2 plus 2H positive, we get Fe3 positive plus water. Cathode is 1.23 minus 0.76. You can solve the value. बताओ क्या आएगा? ठीक है? इट्स अगेन गोइंग टू बी पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास रस्टिंग का जो ओवरऑल प्रोसेस है वो क्या बन गया, इट्स गोइंग टू बी E0 पॉजिटिव वैल्यू। और हमें पता है कि फेरिक आयन इसी का हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स Fe2O3 डॉट XH2O, इसी को आप क्या बोलते हो, दिस इज नेम्ड एज रस्ट। तो आयरन का फेरिक बनना जरूरी था और पूरा प्रोसेस E0 वैल्यूज क्या शो कर रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यूज। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहती है कि जब हम E0 की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग corrosion of iron is going to show two steps, and in those two steps E0 value is going to be positive. और मीडियम कौन सा चाहिए हमें, एसिडिक। इसलिए जब आप एसिडिक मीडियम देते हो तो कोरोजन बहुत फास्ट हो जाता है, राइट? समझ आई बात? यस मैम। है ना? तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी बिहाइंड कोरोजन ऑफ आयरन, यानी आयरन का जो रस्टिंग का पार्ट है बहुत फास्ट है, उसका रीजन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। अब हम कहते हैं ये पॉजिटिव जरूर है, E0 वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, लेकिन इसकी काइनेटिक्स कहती है, इसकी स्पीड काफी ठीक ठाक है। रस्टिंग ऐसे नहीं कि सेकेंड्स में होती है, ऐसा नहीं है। इस प्रोसेस को होने में महीना 2 महीने लग सकते हैं, और हम ये कहते हैं कि रस्टिंग वैसे स्लो प्रोसेस है लेकिन होता अपने आप है। इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बट इट इज अ स्लो प्रोसेस, राइट? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन और रस्टिंग वी हैव डन। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो नेक्स्ट हेडिंग आपके पास है हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन। आप रस्टिंग होने से कैसे बचाओगे? तो कोरोजन को बचाने के लिए नंबर 1 आप लोगे पेंट, नंबर 2 ग्रीस, नंबर 3 ऑयल, वार्निश। तो ये सब क्या है? दीज आर मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। रस्टिंग से बचने के लिए अक्सर आप पेंट करा देते हो, ग्रीस लगा सकते हो, ऑयल लगाते हो, वार्निश करा लेते हो। ये सब कोरोजन से प्रिवेंट करने के तरीके हैं। नेक्स्ट को आपसे कहते हैं कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए वी कैन हैव गैल्वेनाइजेशन, दैट मीन्स जिंक कोटिंग ऑन मेटल सरफेस। तो
तो आप गैल्वेनाइजेशन करवा सकते हो, इससे भी आपका आयरन यानी रस्ट से बच जाएगा। देन यू हैव टिन कोटिंग, टिन कोटिंग ऑन आयरन, ये भी कर सकते हैं। 6 मेथड आपके पास हो सकता है। एंटी रस्ट सॉल्यूशन, एंटी रस्ट सॉल्यूशंस, और 7th आप कह सकते हो कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो आप रस्टिंग से बचाने के लिए 7 तरह की टेक्निक्स यूज कर रहे हो। आउट ऑफ दीज 7, पेंट, ग्रीस, ऑयल, वार्निश तो सिंपल सी टेक्निक्स हैं। गैल्वेनाइजेशन की बात करें तो हम मेटल के ऊपर, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करा देंगे और जिंक की कोटिंग उसको बचा के रखेगी फ्रॉम कोरोजन। अब जब हम कहते हैं हमने गैल्वेनाइजेशन किया, तो गैल्वेनाइजेशन की थ्योरी क्या है, गैल्वेनाइजेशन क्यों करना चाहते हैं? तो बेटे आयरन का मेटल है मेरे पास, हमने उसके ऊपर एक जिंक की कोटिंग लगा दी है। दिस इज जिंक कोटिंग एंड दिस इज आयरन ब्लॉक। अब जिंक जो है दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर, तो आयरन तो बच ही गया ना, और जिंक क्या कर रहा है, एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है। जिंक 2 पॉजिटिव बन जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन, और एयर के साथ रिएक्शन हो रहा है, एयर में से ऑक्सीजन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकती है, तो वी गेट वाटर फॉर्मेशन। तो आप कहोगे अब ऐसा रिएक्शन होता जा रहा है, तो बताओ आपका ओवरऑल प्रोसेस क्या हुआ कि जिंक खराब हो रहा है और आयरन बचा हुआ है। अब अगर मान लो आयरन के ऊपर एक स्क्रैच लग गया, यानी जिंक कहीं से खत्म हो गया, ऐसा होगा। नाउ देयर इज नो जिंक ओवर हियर, आयरन एक्सपोज हो गया है, जिंक यहाँ पे है। अब क्या होता है, जैसे ही ऐसा होगा तो जिंक अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और आयरन 2 पॉजिटिव उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके वापस आयरन बन जाएगा, यानी आयरन से आयरन 2 पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, हवा से। लेकिन आयरन 2 पॉजिटिव इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और वापस क्या बन गया, आयरन। तो बताओ इसका मतलब E0 वैल्यू चेक कर लेते हैं। E0 ऑफ जिंक इज -0.76 वोल्ट और आयरन की E0 है +0.44 वोल्ट, तो नेचुरली इसको एनोड बनना था और इसको कैथोड बनना पड़ेगा, इसलिए जिंक अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा फॉर द सेक ऑफ आयरन। तो हम कहेंगे जिंक इज गोइंग टू सेक्रीफाइस it is going to sacrifice it for the sake of iron। तो आयरन के लिए जिंक अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा, इसे हम बोलते हैं sacrificial protection। This type of protection is named as sacrificial protection, right? तो जिंक ने एक सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन दिया है, किसको, आयरन को। खुद को सेक्रीफाइस करना है और दूसरे को बचाना है। तो आपका जिंक पहले तो हम उसे सेक्रीफाइस कर ही रहे थे, लेकिन अगर जिंक और आयरन दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए और एक्सपोज हुए, तो जिंक आयरन को बचाता जाएगा, खुद को खत्म करता जाएगा। बताओ जी, गैल्वेनाइजेशन का मतलब समझ आ गया? अब ऐसा तभी होता है क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन तभी होती है जब एक मोर रिएक्टिव मेटल के सरफेस पे कोट कर दिया जाता है। हाँ जी बेटे बोलो।
एनी डाउट? हाँ जी बेटा, No doubt. कह रहे तो गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, जिंक क्यों यूज किया गया और जिंक ने वहां पे क्या किया, तो ये पॉइंट्स आपको समझ आने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है टिन कोटिंग। अब वो कहते हैं गैल्वेनाइजेशन की जगह पे अगर हम टिन की कोटिंग करते हैं तो क्या होता है, टिन कोटिंग ऑन आयरन, टिन प्लेटिंग भी कह सकते हो, यानी यहां पे अब आपने टिन लगाना है। यानी जिंक की जगह पे अब टिन। अगर हम जिंक की जगह पे टिन लगाते हैं तो नेचुरली हमें टिन को एयर के साथ एक्सपोज कर दिया और आयरन को बचा लिया। टिन का ई नॉट -0.14 वोल्ट है। ठीक है जी, पहले स्टेप में तो चलो कोई बात नहीं, टिन ऑक्सीडाइज होता रहेगा, ऑक्सीजन रिड्यूस होगा, लेकिन इन केस वहां पर स्क्रैच लग गया तब आयरन एंड टिन, अब क्या होगा, आयरन बन जाएगा आयरन 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और जो टिन 2 पॉजिटिव बना हुआ था पहले से, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये टिन वापस चल पड़ेगा। यानी आपके पास आंसर क्या हो जाएगा कि टिन 2 पॉजिटिव इज गोइंग टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स टिन अगेन। तो अब आपके पास बनने लगा है आयरन प्लस टिन 2 पॉजिटिव, we get tin plus iron 2 पॉजिटिव। रीजन क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, कम, और आयरन का ई नॉट क्या था, 0.44 -0.44 वोल्ट। अब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू टिन, तो आप कहोगे टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो जब बेटा आपने टिन की कोटिंग वाली सरफेस पे स्क्रैच लगाया तो क्या होगा, आयरन को रस्ट रखता जाएगा और टिन बचता जाएगा, यानी बाहर जो प्रोटेक्ट करने के लिए था वो बच जाएगा और अंदर से मेटल पूरा खोखला हो जाएगा। तो अब बताओ, टिन कोटिंग क्या उस जगह पर की जा सकती है जहां पे रेगुलर यूसेज या स्क्रैचेस पड़ने के चांसेस हो? जिस जगह पर रेगुलर यूसेज या स्क्रैचेस पड़ने के चांसेस हो, क्या वहां टिन कोटिंग करनी चाहिए? No, ma'am. राइट, तो हम कहते हैं टिन कोटिंग कैन नॉट बी डन टू ए सरफेस which is scratch prone, जिसकी स्क्रैच लगने की चांसेस बहुत ज्यादा हों, वहां पे हम टिन की कोटिंग नहीं करते हैं। जिसका मतलब गैल्वेनाइजेशन एक बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू टिन कोटिंग। नेक्स्ट आपके पास था टिन कोटिंग के बाद अगला मेथड हमारे पास है कैथोडिक प्रोटेक्शन। नेक्स्ट टर्म उन्होंने आपको एक टर्म यूज की थी, कैथोडिक प्रोटेक्शन। जब आप कहते हो कैथोडिक प्रोटेक्शन, इसका मतलब आपको एक कैथोड का कोई रूल यूज करना पड़ेगा। तो आप कहते हो द आयरन ऑब्जेक्ट इज मेड टू एक्ट या इज connected to a more reactive metal. So that iron object
should act as cathode. तो हमारी कोशिश ये है कि आयरन का ऑब्जेक्ट कैथोड की तरह एक्ट करे। जब आयरन का ऑब्जेक्ट कैथोड की तरह एक्ट करेगा तो वो बच सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक पाइपलाइन, दिस इज आयरन पाइप। आयरन पाइप जो है इसके अंदर पानी है और आपको पता है पानी प्रेजेंट है तो रस्टिंग तो हो ही जानी है। वो आपसे कहेंगे इसको एक मैग्नीशियम ब्लॉक के साथ कनेक्ट कर दो। मैग्नीशियम का जो ब्लॉक है उसका E0 रिडक्शन -2.7 वोल्ट के आसपास है। ये क्या बन जाएगा? इट विल एक्ट एज एनोड। और आयरन की पाइप क्या करेगी? इट विल एक्ट एज कैथोड। इसका मतलब आपने आयरन को कैथोड बना दिया है। तो मैग्नीशियम विल गिव Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और आयरन की जो पाइप है वो क्या करेगी? इट इज गोइंग टू गेट आयरन 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वी गेट आयरन। यानी आयरन की पाइप जो है उसको रस्ट नहीं लगेगा। जब तक ये मैग्नीशियम ब्लॉक वहां पे पड़ा है तब तक आपकी आयरन की पाइप बची रहेगी। यानी अगर आप इस आयरन की पाइप को बचाना चाहते हो, इफ यू वांट टू सेव दिस आयरन पाइप फ्रॉम द रस्टिंग और कोरोजन, तो आप उस मैग्नीशियम ब्लॉक को खत्म नहीं होने दोगे। आप इस मैग्नीशियम ब्लॉक को हमेशा फुल रखोगे। जब आप इसको फुल रखोगे तो ये हमेशा घुलता रहेगा, एनोड बनता जाएगा और आयरन की पाइप कैथोड बनती रहेगी और बची रहेगी। तो इन दिस वे वी कैन प्रोटेक्ट आयरन पाइपलाइंस फ्रॉम कोरोजन। तो जो बड़ी सिटीज में जब वाटर पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं तो वाटर पाइपलाइंस के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पाइपलाइन खराब ना हो। तो वो क्या करते हैं, जगह जगह पर उसको मैग्नीशियम ब्लॉक्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं सो दैट उन पाइप्स को रस्ट ना लगे और उनको बार बार उखाड़ना ना पड़े। तो ऐसा नहीं होता कि आपने आज आयरन की पाइप लगाई, 4 साल बाद रस्ट लग गया, फिर तोड़ दो, फिर उखाड़ दो, फिर नई पाइपलाइन बिछा दो। तो दिस शुड नॉट हैपन। उससे तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी नहीं बनेगा। आपका कोई भी शहर पक्की सड़कें या पक्की गलियों के साथ नहीं हो सकता। तो रीजन इज आप हर रोज तीसरे दिन तो उसको उखाड़ने लगे रहोगे, कभी रस्ट लग गया, लीकेज हो गई, खराब हो गई। तो वो क्या करते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज या जो बहुत अच्छे सिस्टम्स वाली कंट्रीज हैं वो क्या करते हैं कि वाटर पाइपलाइन बिछा के जगह जगह पे वाटर वर्क्स का एक डिपार्टमेंट रखते हैं जिसका काम ही ये होता है कि इन पाइपलाइंस को बचाया जा सके by using some cathodic protection, right? तो वहां पे 100 years तक भी पानी की पाइपलाइंस खराब नहीं होती, गलती सड़ती नहीं है। They have some system, some mechanism like that. ठीक है, this is called cathodic protection. Next आपके पास था anti-rust solution. Anti-rust solution is, अब जब हमारे पास cathodic protection है, चलो ठीक है हमने पाइपलाइन के लिए यूज कर लिया। अगर हमने गैल्वेनाइजेशन है तो वो भी हमने यूज कर ली, टेनिंग थोड़ी मुश्किल थी वो भी किया। वो अब कहते हैं कि मान लो हार्डवेयर का सामान ढेर सारा क्विंटल्स के हिसाब से, तो क्या उसको एंटी रस्ट सोल्यूशन में डिप करें या फिर ये सारा मेथड करें? तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। हार्डवेयर के मटेरियल को इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसके ऊपर एक एंटी रस्ट सोल्यूशन लगा दो। तो एंटी रस्ट सोल्यूशन क्या होता है? एल्केलाइन मेटल फॉस्फेट्स होते हैं। तो हम कहते हैं एल्केलाइन मेटल फॉस्फेट्स। तो आपके पास एल्केलाइन मेटल फॉस्फेट्स ये ऐसे सॉल्यूशंस हैं आर यूज्ड एज एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। इसमें उस पूरे हार्डवेयर के मटेरियल को डिप कर देते हैं। जब आप इसके अंदर उस मटेरियल को डिप करोगे तो उसके ऊपर एक कोटिंग सी बन जाती है ऑफ आयरन फॉस्फेट। तो एल्केलाइन सॉल्यूशन है, इसका मतलब एसिड की एब्सेंस हो गई। फॉस्फेट है, इसका मतलब आयरन फॉस्फेट इज अ स्टिकी एंड प्रोटेक्टिव लेयर। ये जो है ये उस आयरन के सरफेस पे प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह एक्ट करेगी। तो आपका वो जो हार्डवेयर का मटेरियल है वो जंग से, रस्टिंग से बचा रहेगा। आप ऐसे समझ सकते हो, आप मार्केट से नेल्स लेके आते हो या सरिया खरीदते हो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, तो जितना भी हार्डवेयर का मटेरियल होता है वो तो दुकानों में बाहर ही पड़ा होता है और उसके ऊपर कोई पेंट भी नहीं किया होता।
लेकिन फिर भी उसका कलर जो है थोड़ा ग्रेइश ग्रेइश सा होता है, एंड दैट कलर इज बिकॉज ऑफ एंटी रस्ट सोल्यूशन, ताकि वो पड़े पड़े उसको अपने आप रस्टिंग ना हो जाए, रस्ट ना लग जाए। तो 2-3-4 साल तक उसे जंग नहीं लगता अगर पानी से बचा के रखो, लेकिन बहुत लॉन्ग लाइफ उसकी नहीं होती, लेकिन स्टिल इट्स अ बेटर ऑप्शन। एंटी रस्ट सोल्यूशन, कैथोडिक प्रोटेक्शन, दिस इज हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आयरन कोटिंग, आयरन मटेरियल फ्रॉम द कोरोशन। क्योंकि आयरन बेटा वो मेटल है जो हम मैक्सिमम यूज करते हैं अपने सराउंडिंग्स में, इसलिए आयरन को बचाने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं। हाँ जी मयंक, बोलो बेटे। आयरन की जगह कौन सा मेटल यूज कर सकते हैं? बेटा आयरन चीप एंड बेस्ट मेटल अभी तक, जहाँ पे हमें एल्युमिनियम यूज करने को लग सकता है, करी जा सकती है, वहाँ हम एल्युमिनियम ही यूज करते हैं। लेकिन स्टिल जैसे अब आपने स्ट्रेंथ चाहिए तो एल्युमिनियम तो स्ट्रेंथ नहीं दे सकती, कॉपर स्ट्रेंथ दे सकता है लेकिन कॉपर महंगा पड़ेगा। गोल्ड और सिल्वर बढ़िया थे लेकिन गोल्ड और सिल्वर यूज करने के लायक नहीं है, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। तो अल्टीमेटली अब तक जो बेटर ऑप्शन है, जिसकी आप कह सकते हो एक्सट्रैक्शन आसान है, हमारे पास इजीली अवेलेबल सस्ता बढ़िया मेटल है, वो आयरन ही है। इसलिए हम मैक्सिमम आयरन ही अपने चारों तरफ यूज करते हैं, इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल और इन अप्लायंसेस, या जो भी आपके पास जो भी हार्डवेयर आप यूज करते हो अपने सराउंडिंग्स में। तो इसलिए आयरन की ही चीजें हैं, तो आयरन को ही बचाने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि बाकी सब तो महंगा बहुत है ना। अब तो हम आजकल क्या करते हैं, आयरन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते, तो हम आयरन को अलॉय बना लेते हैं। तो हमें पता है कि आयरन के जो अलॉयज होते हैं वो रस्ट प्रूफ होते हैं कंपैरेटिवली, तो इसलिए हम आजकल प्योर आयरन यूज़ ही नहीं करते, हम उसके अलॉयज बना लेते हैं। स्टील है जैसे बोरो स्टील, तो हम इनको यूज़ करते हैं फॉर रूटीन यूजेस, ताकि हमें कोरोशन या रस्टिंग की प्रॉब्लम से ना जूझना पड़े, ठीक है। कार्स के ऊपर तो पेंट ही कर देते हैं ना बेटा, एंटी रस्ट सोल्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। कार्स को तो हमने पेंट ही कर रखा है। हाँ, जहाँ जहाँ पे नीचे जहाँ पे मान लो किसी इंजन पार्ट्स है, तो इंजन पार्ट्स पे जगह जगह पे ग्रीस की जाती है, मोबिल ऑयल ग्रीस ये सब लगाया जाता है। तो पेंट बेटर ऑप्शन है क्योंकि उतरता नहीं है, एंटी रस्ट सोल्यूशन उतर सकता है। हाँ, ये जरूर है पेंट करने से पहले वो एंटी रस्ट सोल्यूशन जरूर लगा लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद स्क्रब करते हैं, फिर पेंट करते हैं, ठीक है। हाँ जी बेटे, और कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे। So we are finished with one more topic, corrosion and how to protect iron from corrosion. अब हमारे पास लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज कि अगर हमारे पास एक हाफ सेल हो और उसकी वैल्यू हो ई नॉट रिडक्शन, एक दूसरा हाफ सेल हो उसकी भी वैल्यू हो, और आपको कहा जाए कि क्या हाफ सेल से एक और हाफ सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आप होंगे ई नॉट हाफ सेल। तो हमारा टॉपिक है ई नॉट हाफ सेल फ्रॉम, या ई नॉट हाफ सेल, पहले इतना ही लिखें। ई नॉट हाफ सेल मान लेते हैं, आपने कहा मेरे पास आयरन 2 पॉजिटिव टू आयरन की वैल्यू है, अभी बताया था, इट इज 0.44 वोल्ट। अब मैंने आपसे कहा ई नॉट आयरन 3 पॉजिटिव टू आयरन 2 पॉजिटिव, ये वैल्यू भी मेरे पास है 0.77 या 76 वोल्ट। लेकिन मैंने कहा मुझे तो चाहिए आयरन 3 पॉजिटिव टू आयरन, ये वैल्यू मुझे निकालनी है। यानी एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब ये हाफ सेल है, अगर कंप्लीट सेल होता, यानी दोनों को मिला के एक सेल कंप्लीट सेल बनाना होता, तो मैं एक को एनोड बना देती, इसको कैथोड बनाती और सेल बन जाता। हाँ जी बेटा, अब हाफ सेल से हाफ सेल की वैल्यू निकालिए, तो वो आपसे कहते हैं हमें 2 हाफ सेल से एक तीसरा हाफ सेल चाहिए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि इससे पहले हम डेल्टा जी नॉट निकालना है। डेल्टा जी नॉट क्या कहता है, माइनस एन एफ ई नॉट।
1 कर देते। डेल्टा जी नॉट 2 भी निकाल सकते हो आप, माइनस NF E नॉट 2। अब अगर मैं फैरिक, मुझे क्या चाहिए, सेम साइड पे, ये लेफ्ट पे है, यहां पे भी लेफ्ट पे चाहिए, तो इसको मैं क्या करूंगी, प्लस, यानी दिस इज टू बी एडेड। फेरस मुझे चाहिए नहीं, मुझे आयरन चाहिए, और आयरन यहाँ पे कहाँ पड़ा है, सेम साइड पे। तो आप कहोगे इसको लिख लेते हैं 1, इसको 2 लिख लेते हैं, और इसको हम मार्क कर लेते हैं 3। इसका मतलब अगर मैं 2 को प्लस करूं और 1 को भी उसमें प्लस कर दूं तो मुझे 3 मिलना चाहिए। तो थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि 2 + 1 या 1 + 2 करोगे तो आपको 3 पक्का मिल जाएगा। करके देख सकते हो। आयरन 3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, वी गेट आयरन 2 पॉजिटिव। आयरन 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, वी गेट आयरन। मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये बन गया आयरन 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, वी गेट आयरन। यानी 1 + 2 कैन गिव अस 3. It means delta G0 3 is equal to delta G0 1 plus delta G0 2. रिएक्शंस को प्लस माइनस करने वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स में होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम किसी के इलेक्ट्रॉन्स को प्लस माइनस नहीं करते, मल्टीप्लाई करते थे। तो वो आपसे कहते हैं कि ये वैल्यू आपने डाल दी है तो ये आ जाएगा -NF E03 इज इक्वल टू -NF E01 माइनस, या प्लस कह सकते हो, -NF E02। F और F कैंसल्ड, माइनस और माइनस कैंसल्ड। ये बन जाएगा NE03 इज इक्वल टू NE01 प्लस NE02। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे N मेरा आ रहा है 3, यहाँ पे N है 1 और यहाँ पे N है 2। तो आप कहोगे ये आ गया 3E03 is equal to 2E01 plus 1E02। तो आप अब इसकी वैल्यू लिख सकते हो 2 × 0.44 with माइनस साइन प्लस 0.77 divided by 3 is your E03 and that will be your answer। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि जब आप थर्मोडायनेमिक्स यूज करते हो तो ही आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि जो चीज सेम साइड पे है उसको प्लस कर दो, जो ऑपोजिट साइड पे है उसे माइनस कर दो। आप E0 को ऐसे प्लस माइनस नहीं कर सकते। मान लो मेरी टेंडेंसी, ये 2 टेंडेंसीज है और ये तीसरी भी टेंडेंसी है। 2 टेंडेंसीज को मिला के एक थर्ड टेंडेंसी नहीं बनाई जा सकती। ये बिल्कुल वैसी ही बात है बेटा। मान लो आप बहुत अच्छे ड्राइवर हुआ, बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हो, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेंडेंसी ऑफ योर्स। आप बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकते हो, ये आपकी अनदर टेंडेंसी है। लेकिन इन दोनों टेंडेंसीज को मिला के मैं आपसे कहूँ कि आपको बहुत अच्छी केमिस्ट्री भी आती होगी, ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। इट कैन नॉट बी सेड। हम ये कह सकते हैं टेंडेंसी, जो तीसरी टेंडेंसी है उसको निकालने का डायरेक्ट ये मेथड नहीं है कि दोनों टेंडेंसीज को ऐड करो और तीसरी टेंडेंसी आएगी, ऐसा नहीं होता। तो वो आपसे कह रहे हैं कि टेंडेंसीज कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड डायरेक्टली। इसलिए पहले आप किस पे जा रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स पे। थर्मोडायनेमिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिंपली किया जा सकता है। तो पहले आप थर्मोडायनेमिक्स में गए और फिर आपने E0 वैल्यू निकाला, तो दैट कैन बी योर आंसर ऑफ हाफ सेल पोटेंशियल। तो E0 हाफ सेल कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। बताओ ये बात समझ आई कैसे किया मैंने? ठीक है, जल्दी से इसे नोट करो। अब मैं आपको ऐसा एक सेल बना, ऐसे हाफ सेल दूंगी, आपने तीसरे हाफ सेल की वैल्यू निकालनी है। आप जल्दी से इसे नोट कर लो।
second example I am going to do. How will you get E naught chromium 6 positive to 3 positive when other two potentials are given as X and Y? Good. हाँ जी बेटा, सेकेंड माइनस फर्स्ट, करेक्ट। क्रोमियम 6 पॉजिटिव सेम साइड पे है तो प्लस कर देंगे। क्रोमियम 3 पॉजिटिव चाहिए और वो आपको ऑपोजिट साइड पे मिल रहा है, तो आप कहोगे दिस इज 1 2 एंड 3। तो आप मुझे कह रहे हैं 2 को प्लस करना पड़ेगा, -1 इज इक्वल टू 3। आप चेक करके देख सकते हो, सेम आ जाएगा। इट मीन्स मुझे लिखना चाहिए, ध्यान से देखो, NE02 में डायरेक्ट शॉर्टकट लगा रही हूं, -NE01, क्योंकि मुझे पता है कि F क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू NE03। माइनस साइन भी कट गया था, इसलिए आपके पास आना चाहिए NE02 माइनस NE01 इज इक्वल टू NE03। यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू कितनी है, 3। यहाँ आपका n कितना है, 6, और यहाँ पे n कितना है, फिर से 3। तो इसका मतलब 1 के साथ आप लिखोगे -3x, क्या आ जाएगा 6y माइनस 3x इज इक्वल टू 3E03। तो E03 आपका आंसर आ जाएगा। दिस विल बी द E03 आंसर, 6y माइनस 3x डिवाइडेड बाय 3, लाइक दिस। समझ आया? वहां पे आपको ये वैल्यूज गिवन होंगी, जो भी वैल्यूज गिवन हो विद साइन आपने पुट करनी है एंड यू विल गेट योर ऑप्शंस। हाँ जी बेटी, ये बात क्लियर हुई, समझ आई ये बात? तो दिस इज अबाउट कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो आपके सिलेबस में है। वी आर फिनिश्ड विद दिस चैप्टर। आपका ये पूरा चैप्टर कवर अप हो गया, थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्वेश्चंस जो आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो नजर आएंगे, दोज आर ऑन द बेसिस ऑफ दीज टॉपिक्स। जैसे वो पूछ लेते हैं हाफ सेल का पोटेंशियल क्या है, या फिर वो कंप्लीट सेल पूछेंगे तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड लगाना है, रस्टिंग कैसा प्रोसेस है, प्राइमरी सेल क्या है, सेकेंडरी सेल क्या है, ये सब बातें आपको इन क्वेश्चंस में पूछी जाएंगी। एंड दैट दोज वैल्यूज। हाँ जी बेटे, हाँ नहीं बेटे, चैप्टर खत्म हो गया, आप नहीं, अभी आप क्लास बैक करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, केमिकल काइनेटिक्स, लेकिन उससे पहले आप लोग एनसीईआरटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर कर लो। अब आपका केमिस्ट्री का जो भी टेस्ट होगा दैट विल बी सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री टेस्ट, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट आएगा उसमें,
सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, मैम टेस्ट कब है? दैट विल बी प्लानर होना होगा बेटे, उसमें देख लेना जब भी केमिस्ट्री के टेस्ट की डेट है ना, संडे को, जिस भी संडे को। अभी इस संडे तो नहीं है, इस संडे तो +1 का टेस्ट है मेरा, तो जो भी नेक्स्ट संडे या उससे नेक्स्ट संडे जब भी टेस्ट होगा उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट आएगा, तब तक आप अपनी एनसीईआरटी पूरी कर लो और जो भी ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स आपके पास है वो सब कर लो, ठीक है? ओके ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द सेशन। थैंक यू ओके जी, बाय मैम। बाय बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। हाँ जी मयंक, कुछ कहना चाहते हो? हमें केमिस्ट्री की एनसीईआरटी करनी है बस। एनसीईआरटी की क्वेश्चंस तो पढ़ने पड़ेंगे। थोड़ी रीड करनी है। थ्योरी वाला पार्ट, थ्योरी रीड करना चाहते हो कर लो, अब तो आपको समझ आ जाना चाहिए। बहुत ही ब्रीफ है एनसीईआरटी जो है, बहुत ब्रीफ में देती है सब कुछ। अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हमने तो इतना कुछ किया है, ये तो इतना सा है। तो एनसीईआरटी बहुत ब्रीफ है, लेकिन पढ़ सकते हो आप, समझ आ जाएगा, ठीक है? ओके, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर। ओके बाय, गॉड ब्लेस यू।